जानेमन, भाई आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं आपसे आज इतने दिनों बाद मुखातिब क्यों हो रहा हूं, हाँ? और अभी क्यों मैं आपके सामने आया? इतने दिनों से मैं आखिर गायब कहां था? तो भाई लोग, वो क्या है कि कहते हैं ना कि जमाने में और भी गम है रील और शॉर्ट्स बनाने के अलावा। तो वो हम थोड़ा बिजी चल रहे थे, थोड़े नाटक बना रहे थे, थोड़े यूट्यूब के लिए कार्यक्रम बना रहे थे, फेसबुक के लिए कार्यक्रम बना रहे थे। तो क्या होगा अगर हम आपके सामने नहीं आ रहे थे? तो हमारे बनाए हुए कार्यक्रम तो आप लगातार देख ही रहे थे ना। देख रहे हो ना, या झूठ बोल रहे हो? हैं? हाँ, देख लेना, बताए दे रहे हैं हम आपको। धमकी नहीं दे रहे हैं, प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो भाई लोग, अब ये है कि हम इतने दिनों बाद आपसे मिलने इसलिए आए कि पिछले दिनों हमने अपने YouTube चैनल पर 5 एलिमेंट्स थिएटर एंड एक्टिंग स्टूडियो के YouTube चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट की, जिस सीरीज का नाम है जर्नीज। और उस सीरीज में, जर्नीज में, आपने विभिन्न फील्ड से आए हुए लोगों की जर्नी देखी, उनके जीवन की यात्राएं देखी, उनके जीवन की यादगार पल, उनके बारे में आपने सुना। तो आज भी हम आपके सामने इसलिए आए हैं, और आज एक खास बात भी है। आज हम जिस इंसान की यात्रा आपके सामने लेकर आ रहे हैं, वो रंगमंच की दुनिया के बहुत बड़े नाम हैं, बहुत नामचीन नाम हैं। और वो कुछ नहीं तो 40-45 साल से थिएटर कर रहे हैं, और अनवरत कर रहे हैं, निष्ठा के साथ कर रहे हैं। उस हस्ती का नाम है दिनेश अहलावत सर। क्यों? दिनेश अहलावत सर का नाम सुनते ही आप लोग सब चौंक गए ना, है ना? कि भाई वो तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वो तो निष्ठा के साथ केवल रंगमंच करे जा रहे हैं। तो हम सब ने उनके नाटक देखे और देखते रहे हैं, और आगे भी देखते रहेंगे। तो आज हम सुनते हैं दिनेश अहलावत सर की जर्नी, उन्हीं की ज़बानी, और उनके बारे में। अब भाई लोग, उनके बारे में अगर सब कुछ मैं ही बोल दूंगा तो वो क्या बोलेंगे? तो चलिए मिलते हैं दिनेश अहलावत सर से। चलें? नमस्कार, मैं दिनेश अहलावत, एक छोटा सा रंगकर्मी जो पिछले 44-45 सालों से रंगकर्म कर रहा है, और रंगमंच की जो भी विधाएं होती है वो सीख रहा है अपने नए कलाकारों से, अपने पुराने कलाकारों से, सभी से। क्योंकि कलाकार अंत तक सीखता रहता है, और मैं तो चाहता हूँ जब तक रहूँ सीखता रहूँ और सिखाता रहूँ। मेरी एक छोटी सी संस्था है मंच आप सबका, मास्क, जिसमें कमल मिश्रा जी, वीरेंद्र वर्मा जी, हम सब ने मिलकर बनाया। लेकिन आज वीरेंद्र वर्मा जी तो हमारे बीच नहीं हैं, और कमल मिश्रा जी भी अब रंगमंच में सक्रिय नहीं है। तो मैं चल रहा हूँ, या यूँ समझिए उन्होंने शेर पर बैठा दिया
अब शेर से नीचे उतरता हूँ तो शेर खा जाएगा, और वो तो मुझे बैठा कर चले गए। तो अब वही चल रहा है हमारा रंगमंच से, ना ये छोड़ा जाता और ना आगे चलाने में काफ़ी परेशानियां होती हैं, वो परेशानियां झेलते हुए चल रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी जर्नी में। जी सर शुरुआत से शुरू करते हैं। जी। कुछ बचपन के बारे में बताइए, माता पिता, बचपन कैसा बीता, कहाँ बीता? बचपन के बारे में मैं बताऊं तो मंच और रंगमंच मेरे लिए अलग अलग रहा है। मैं शायद तीसरी चौथी क्लास में रहा हूँगा, तब 1968-69 की बात है। मैंने मंच पर पहली बार गाना गाया फिल्म राजा और रंक का, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, ओ माँ ओ माँ। उसके बाद स्कूल वालों को पता लग गया कि ये गाना गाता है, तो जब भी कोई फंक्शन हो, उत्सव हो, उन्होंने मुझे गाने के लिए बुलाना शुरू कर दिया। ये समझपुर गुड़गांव के पास है, वहाँ बात है, चौथी में पढ़ता था मैं, तीसरी चौथी में। उसके बाद तो 72 में युद्ध हुआ हमारे भारत पाकिस्तान का, तब देशभक्ति के गीत हमारे बाल सभा में गाए जाते थे, उसमें मुझे अवसर मिलने लगा। और ये तो था मंच का सफ़र जहाँ से आरंभ हुआ। रंगमंच मैंने शुरू किया आभूषण जी के निर्देशन में 1 मार्च 1979 अर्थात 79। आसमां रूठी दे वारे वा ताजमहल, गाजियाबाद में, गाजियाबाद नाट्य संघ उनकी संस्था का नाम था, वहाँ से हमने आरंभ किया। उसके बाद दिल्ली रंगमंच से जुड़े, आपके भावना कला मंदिर, अमिताभ शर्मा, डीपी रल्लन, एचबी सिंह, गिरीश मोहन रागी, उन सब के निर्देशन में काम किया। और 1984 में मैंने श्री राम सेंटर एक्टिंग कोर्स में एडमिशन लिया। 1984 में कुछ हादसे हो गए, या ये समझिए हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई, उसलिए मतलब सब कुछ आपस में डिस्टर्ब हो गया। तो उन्होंने सर्टिफिकेट तो सभी को दिए 1984 के, लेकिन मैं 1985 में फिर पहुंच गया पाठक जी के पास कि मेरा पिछला कोर्स अच्छा नहीं हुआ, इसलिए मैं दोबारा एडमिशन लेने आया हूँ। तो पाठक जी कहने लगे, तुम तो सीख गए, तुम तो डायरेक्ट भी करते हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है? मैंने कहा नहीं, सीखना तो मुझे अंत तक है। और आप क्या समझते हैं, कोई भी कलाकार अपने आप में संपूर्ण है क्या? अगर मैंने डायरेक्ट कर लिया तो सीखना तो मुझे अभी भी है, ताकि मैं और अच्छे से डायरेक्ट कर पाऊँ, अभिनय कर पाऊँ। तो 1985 में भी फिर मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया, और उसके बाद बस रंग कर्म चलता आ रहा है। पाठक जी के साथ हमने एक संस्था बनाई 1985 में, विदूषक, जिसमें हमने मेरे बच्चे, ऑल माई सन्स, निशाचर, 1084 की माँ, नायक खलनायक विदूषक, सुनो जन्मेजय, और भी काफ़ी नाटक किए। हम यूँ समझिए नरेला में रहते थे हम, नरेला से मैं सूर्यनगर रिहर्सल करने जाता था, करीब 40-50 किलोमीटर तो होगा। पहले पुराना सचिवालय में मेरा कार्यालय होता था, सुबह निकल के ओल्ड सेक्रेटेरिएट और वहाँ से सूर्यनगर, और रात के 10, 11, 12 बजे तक मैं घर पहुँचता था। तो ये रंगकर्म एक तपस्या ही थी हमारे लिए, और अभी भी तपस्या ही है। जी, आपने गुरुजी की बात की सर। जी। तो गुरुजी से पहले जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। जी। वो हमारा स्कूल होता है। जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए, माता पिता के बारे में, स्कूल के बारे में। जी, माता पिता मेरे दोनों वर्किंग रहे, और सबसे अलग बात ये रही कि मेरी माता हरियाणा गवर्नमेंट में टीचर थी, और मेरे पिता रेलवे में क्लास 1 ऑफिसर। तो हमारा ये था कि आधे इधर आधे उधर, पापा का ट्रांसफ़र होता रहता था, कभी जालंधर, कभी अमृतसर, कभी फिरोजपुर, कभी बीकानेर, कभी दिल्ली, और मम्मी हरियाणा गवर्नमेंट में, कभी रेवाड़ी, कभी आपका गुड़गांवा, कभी समझपुर, झाड़सा वगैरह, बहुत अलग अलग। तो हमारे यही था, आधे इधर आधे इधर। तो
उसमें बड़ी समस्या होती थी। कभी मैं 1 साल 2 साल मदर के साथ हूँ, कभी पापा के साथ जालंधर में हूँ, अमृतसर में हूँ, ऐसे अलग अलग। तो इस वजह से हमारी काफ़ी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई। और हम ये समझिए कि दिल्ली में आ गए हम 72-73 में, इमरजेंसी के टाइम 74-75 के आसपास। तो तब से दिल्ली में लगातार हैं। और दिल्ली से यहाँ आने के बाद हमारा रंगमंच भी चल रहा है। और यहाँ मैंने आपके गाज़ियाबाद से MMHV इंटर कॉलेज से 10वीं की, और उसके बाद हमारी नौकरी लग गई 1982 में, 78 में हमने 10वीं की। और आपके 80-81 में 12th पास की दिल्ली से ही, CBSE से। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई मैंने पूरी नहीं की। तो यहीं से चल रहा है हमारा। जी। तो सर फिर आगे विवाह? हाँ, विवाह तो माँ बाप छोड़ते कहाँ हैं, विवाह तो हो करते ही हैं। वो तो सोचते हैं नाटक में चला गया, ये तो बिगड़ गया, इसका ब्याह कर दो। अच्छा। इसका ब्याह कर दो। हो सकता है अगर मैं नाटक नहीं कर रहा होता तो 2-4 साल और दिन कुंवारा रह जाता। तो सर विवाह के बाद जो आपकी अर्धांगिनी है, उनका क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया रही रंगमंच को लेकर? या विवाह के लिए जब फोटोग्राफ भेजे जाते थे, मैंने नाटकों की फ़ोटो भेजे। अच्छा। ताकि उन्हें पता लग जाए कि भैया मैं नाटक करता हूँ। मैंने बता दिया था रात के 11 बजे से पहले घर में नहीं घुसता, तो इसलिए आप शादी की हाँ करने से पहले सोच लीजिए। और आ गए वो, उन्होंने मान लिया कि भाई ठीक है 11 बजे आ जाएंगे। तो उनको परेशानी तो थी कि भैया रात के 11 बजे घर में पहुंचते हैं, सुबह निकल जाते हैं। सुबह 8 बजे मैं निकल जाता था ऑफिस, और रात के 11 बजे पहुंचता था, कभी नरेला, कभी पचकिया रोड, कभी कहाँ। लेकिन बाद में उन्होंने समझौता कर लिया। बच्चे, हमारे छोटी बेटी थी, उन्होंने तो मेरे नाटक मशीन कबाड़ी की में काम भी किया शुरुआत में। अच्छा। हाँ, ख्याति अहलावत जो आजकल IGIT में प्रोफेसर हैं। और मेरी छोटी बेटी PGT कंप्यूटर साइंस है मायापुरी स्कूल में। उन्होंने भी मशीन से, जब हुस्ना छोटी बन के निकलती थी तो वो अधिकतर मशीन से निकलती थी बच्ची बन के। तो मैंने उनकी मर्जी पे छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे रंगमंच पसंद है तो आप अपनी पसंद रखो। और मेरी बड़ी बच्ची ये समझिए सिंगिंग कर रही है आपके गांधर महाविद्यालय से, और छोटी बच्ची आपके कथक डांस सीख रही है गांधर महाविद्यालय से। तो उनका अपना रुचि है, अपना वो है। रंगमंच में इतनी रुचि नहीं है, लेकिन मैंने कभी उनके लिए मना नहीं किया कि आप रंगमंच कीजिए या कुछ भी कीजिए। तो SRC सर पहुंचते हैं वापस जी। तो SRC के दिनों की बातें, साथी जो तब से अभी तक हैं, या SRC की कुछ घटनाएं, कौन कौन से नाटक क्या? SRC में हमारे साथ राजेश गुप्ता जी थे, जो आजकल मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। अर्जुन भल्ला जी रहे हमारे साथ, जो आजकल डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। और किशोर साहिब जानी वगैरह, वो तो ज़्यादा कुछ करना है, थिएटर छोड़ दिया शायद उन्होंने। और भी काफ़ी लोग थे जो हमारे हैं। 2 साल के करीब ये समझिए कि मैं श्रीराम सेंटर एक्टिंग कोच में था, जिसमें आपके पाठक जी के शागिर्द में हमने बहुत कुछ सीखा। अंकुर जी क्लास लेते थे, बादल सरकार जी क्लास लेने आए हमारे साथ, तो उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, ट्रस्ट गेम वगैरह। और दीनानाथ जी वो म्यूजिक सिखाते थे हमें। वो कहते थे अहलावत तुमने गा दिया बस। सर SRC की बातें हुई, रंगमंच की बातें हुई। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि रंगमंच उस टाइम पे जो रिहर्सल होती थी या जो नाटक होते थे, वो उसकी क्या प्रोसेस क्या होता था? कि मतलब उस टाइम पर भी, जैसे आजकल बहुत ज्यादा होता है कि भाई मेरे को नाटक मिला है तो मेरी लाइंस कितनी हैं, और मैं लीड कर रहा हूं, मैं हीरो हूं, मैं विलन हूं, मैं हीरोइन हूं। तो उस टाइम क्या यही माहौल था रंगमंच में, या ग्रुप्स में, या कुछ इससे अलहदा? जी नहीं, आरंभ में ऐसा माहौल नहीं था। पहले हम रंगमंच सिर्फ रंगमंच के लिए करते थे, और आजकल रंगमंच को सीढ़ी बना लिया है मीडिया के लिए।
पहले हमारे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, तो हम थिएटर में जुड़े रहते थे, रविंद्र भवन में बैठे रहते थे। आप यूँ समझिए 4-4 महीने रिहर्सल हो रही, राजेश विवेक जी रिहर्सल करवा रहे हैं, उनको नाटक पसंद ही नहीं आ रहा, पूरे साल रिहर्सल हुई और फिर शो किया ही नहीं। तो सीखने की इच्छा काफ़ी होती थी। हाँ, तो आजकल तो लोग पहले पूछते हैं कि भाई शो की डेट कौन सी है, मेरा कैरेक्टर क्या है। हाँ, तब देखेंगे करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन पहले सभी में सीखने की बड़ी इच्छा थी। 2-2 महीने 3-3 महीने हम रविंद्र भवन में रिहर्सल करते थे। उसके बाद जब नाटक तैयार हो जाता था, उसके बाद हम सोचते थे कि शो किया जाए, चलो आपस में कंट्रीब्यूट किया जाए, 25-25 50-50 रुपये इकट्ठा करके ऑडिटोरियम बुक करवाया जाए। श्री राम सेंटर बेसमेंट होता था उस समय, बड़ा सस्ता मिल जाता था। 80 रुपये में भी हमने शो किए हैं, 160 रुपये में भी शो किए। और आजकल तो बड़ी समस्या है, लोगों को पसंद नहीं आते कैरेक्टर। नहीं, मेरे को तो लीड रोल चाहिए था, मेरे को वो नहीं मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, सॉरी। तो ऐसे कह के आजकल ये बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि एक तो आजकल बहुत सारे रील्स यूट्यूब में बिजी हो गए हैं रंगमंच के कलाकार। वेब सीरीज जितनी बन रही हैं उसमें भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, करना कोई बुरा नहीं है। लेकिन समर्पित होकर, डेडिकेशन के साथ जब आप रंगमंच कर रहे हैं, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल पूरा समर्पित होकर कीजिए। ये नहीं कि आपकी एक टांग वहाँ है, एक टांग यहाँ है, आज मैं लेट आया हूँ, आज मेरी शूट है, आज ये, तो उससे रंगमंच का बहुत नुकसान हो रहा है। तो यही मैं सोचता हूँ कि रंगमंच से जुड़ा हूँ तो रंगमंच ही करता रहूँ, बस। और सर, हमने अभिनेताओं की बात की, रंगमंच रंगकर्मियों की बात की, क्या ऑडियंस में भी कुछ फर्क आया है कि पहले की ऑडियंस कुछ अलग थी, आजकल की ऑडियंस कुछ अलग हो गई है? ऑडियंस में कोई फर्क आया है या ऑडियंस भी वैसी ही है? या नहीं, ऑडियंस बढ़ी है हमारी, या यूं समझिए कि मैं अपने नाटकों के हिसाब से बता रहा हूं तो ऑडियंस बढ़ी है। 80-82 में जब हम नाटक करते थे तो दर्शक जुटाने बहुत भारी होते थे, या यूं समझिए कि हमें इतना अच्छा करना नहीं आता था तो लोग हमें पसंद करें। अब लोग आते हैं, नए नए हैं, बहुत सारे शो अक्षरा में, LTG में हाउसफुल भी जाते हैं। तो थिएटर करना आजकल काफ़ी आसान हो गया है, पहले बहुत कठिन था। पहले 6-6 महीने, साल भर हम रिहर्सल में प्रॉक्सी करते रहते थे, तब जाके मंच पे चांस मिलता था। और आजकल मैं बताया ना कि आने से पहले पूछते हैं शो कब है और मेरा कैरेक्टर क्या है। तो बेचारे डायरेक्टर की भी मजबूरी होती है, उसे चाहिए होता है, ठीक है भैया तुम आ जाओ, तुम्हारी डेट पे ही शो कर लेंगे, आओ तो सही तुम, नाटक तो करें। हाँ, नाटक तो करें। तो सर, नाटक की बात ही चल रही है, कुछ गुरुजी के बारे में बताइए, कुछ पंचानंद सर के बारे में। कैसे? गुरुजी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे क्लास का मॉनिटर बनाया दिया था। एक लड़का था सुदर्शन, वो कई बार जोकरों जैसी हरकत करता था, या बीच में अपने आंखें दबा देना वगैरह जैसे, तो गुरुजी को बहुत गुस्सा आता था कि दिनेश नहीं करूँगा मैं इसके साथ, ले जाओ। हम गुरुजी को मनाते थे, नहीं सर अब वो नहीं करेगा, आप नहीं, देखो वो माफ़ी भी नहीं मांग रहा, हम कैसे करें, नहीं करेंगे। मैं सुदर्शन को कहता, अरे सुदर्शन, नहीं सर मैंने किया क्या है, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने फिर भी माफ़ी मांगो, गुरुजी हैं। तो ऐसे उनको वो रूठते रहते थे, हम मनाते रहते थे। उनका संगीत का बहुत महाविद्वान थे, संगीत का ज्ञान बहुत था उन्हें। उनके साथ हमने पहले एक्टिंग कोर्स में 1984 में किया था अबू हसन, पूरा म्यूजिकल, पूरा उसमें मैंने एक राजा का कैरेक्टर किया था। तो बहुत गाने का मतलब बहुत अच्छा अवसर मिला मेरे को वहाँ से, जो मैं पहले अकेले गाता था, वहाँ कोरस के साथ मिलजुल के गाया हमने, तो अच्छा लगा। म्यूजिक उनका बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट था। उसके अलावा निर्देशन, अभिनय तो वो करते ही रहते थे। और बंगला नाटक उत्पल दत्त जी का जो घूमने ही था, उनके मिसेज मंजूषा पाठक जी और पंचानंद पाठक जी ने मिलके उसका हिंदी अनुवाद किया, जिनको हमने मंच पर किया। तो
बहुत सारी विधाएं थी उनमें, चाहे ट्रांसलेटर हो, चाहे अभिनय हो, चाहे संगीत हो, चाहे गीत हो, चाहे निर्देशन हो। और मैं क्या बताऊं, उन जैसे तो हम बन ही नहीं सकते, हम बहुत कमज़ोर हैं। वो बहुत महान व्यक्ति थे, महान हैं, महान रहेंगे। जी जी। दर्शक, गुरुजी की बात चल रही है, यहाँ पे एक प्रश्न अभी फ्रेश मेरे दिमाग में आया। जी जी। कि जैसे हमने अभिनेताओं की बात की, ऑडियंस की बात की, जी जी। क्या तब के गुरु या तब के डायरेक्टर और अब के डायरेक्टर, क्योंकि आपने दोनों देखे हैं सर, जी, आप जी, 40-45 साल से कर रहे हैं, आपने दोनों देखा है। जी, जी। कि तब के गुरु और आजकल के गुरु या डायरेक्टर, उनमें कुछ फर्क आया है या वो उनका कुछ आप बताइए। ये क्या बताएं, कुछ के स्टाइल तो अपने ही हैं। जैसे पहले, मेरे हिसाब से पहले भी कुछ उल्टे सीधे गुरु होते थे, आजकल भी उल्टे सीधे गुरु होते हैं कुछ। मैं ऐसे गुरुओं का नाम नहीं लेना चाहूँगा जिनको शाम को दारू चाहिए रिहर्सल के बाद। आजकल भी कुछ हैं, लेकिन आजकल एकदम खुलेआम इतना नहीं है, पहले ज़्यादा थे। नाटक भी होते थे अच्छे, कुछ अच्छे गुरु थे। अंकुर जी के निर्देशन में किया मैंने, जैसे अर्जुन भल्ला, गिरीश मोहन रागी, प्रेम शर्मा, काफ़ी लोगों के साथ है। तो अच्छे बुरे तो हर समय रहे, आज भी हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं, ये तो चलता रहेगा। आपको चुनना है कि कौन अच्छा है, उन्हीं के साथ हम कार्य करें। सर, आपके नाटक हम लोगों ने देखे हैं, बहुत एंटरटेनिंग होते हैं और हास्य से भरपूर होते हैं जी। यहाँ पे मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि आपका अपना एक स्टाइल है, लेकिन स्टाइल में हम अपने गुरु से भी कुछ लेते हैं। जी जी जी। तो वो आपने पंचानन सर से क्या ग्रहण किया है, उनसे क्या जज्ब किया निर्देशन में? हाँ, पंचानन पाठक जी, मैंने बताया ना, म्यूजिक के तो बहुत थे। तो गाने मैं अधिकतर अपने नाटकों में डाल देता हूँ, अधिकतर नाटकों में। वो भी अधिकतर अपना गाने डालते थे। निशाचर पहले वो करते थे, उन्होंने गाना नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब किया तो मैंने उसमें गाने भी डाला और कुछ इम्प्रोवाइज करके बढ़ाना घटाना हम अपने हिसाब से कर लेते थे। इसमें राइटर को भी आपत्ति नहीं होती थी, क्योंकि ये कहना कि भैया नाटक में ऐसा लिखा हुआ था इसलिए ऐसा हमने कर दिया, वो गलत है। डायरेक्टर का जवाब, आपको अगर पसंद नहीं था तो आपने नाटक चुना क्यों? आपको जो अपनी पसंद का नाटक निर्देशित करते। तो इसलिए सबसे पहले तो यही चाहूँगा कि नाटक आप खुद सबसे पहले आपको पसंद आना चाहिए, और अगर उसमें कुछ आपको उलट फेर करना है तो लेखक की परमिशन से आप वो कीजिए भी। जैसे मैंने बगिया बाछाराम की करता हूँ मैं, उसमें बुढ़ा मर गया के नाम से करता हूँ मैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड की। विंती का कैरेक्टर है फिल्म हीरोइन का, वो मैंने ऐड कर दिया। उसके साथ डांस वगैरह, गाना वगैरह डाल दिया। ऐसे गोपी का मैंने गाना डाल दिया, भूत का गाना डाल दिया। तो सांत्वना निगम जी आए देखने, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि नहीं बहुत अच्छा किया आपने। आप बूढ़े के मरने पे बिल्कुल बारात जैसा वो निकाल रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। तो यही है, सबसे पहले तो यही निर्देशन करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी पसंद का नाटक मिलना चाहिए। अगर उसमें छोटा मोटा मतभेद हैं तो वो आपको ठीक करके ही पब्लिक के सामने पेश करना चाहिए, क्योंकि जवाबदेही डायरेक्टर की है, राइटर की नहीं है। आपको कैसे उसे प्रस्तुत करना है वो आपको जानना। तो आपने जो आपका रुझान, जब आप थिएटर जब आप करते थे तो आपका रुझान ज्यादा किस तरफ था, अभिनय की तरफ, और ये आप डायरेक्शन में कैसे आ गए? नहीं, मेरा रुझान तो शुरू से अभिनय की तरफ था, लेकिन पहले मैं भावना कलमिंदर या कई में गया तो वहाँ शर्त रखी जाती थी कि आप 50 रुपए की टिकटें बेचेंगे तो आपको कैरेक्टर मिलेगा, आप इतने रुपए की टिकटें बेचेंगे तो आपको बड़ा कैरेक्टर मिलेगा। तो हम बड़े परेशान थे, करते थे जैसे तैसे। 1982 में मेरी नौकरी लगी दिल्ली सरकार में।
तो मैंने जो परेशान थे उन सबको इकट्ठा किया। मैंने कहा ऐसा है, ज़बरदस्ती किसी की भी नहीं है भैया, जो जितनी टिकट बेच सकता है बेचे, आपका ही फायदा है, तो इसलिए अब हम करते हैं। अब उसमें मैं हो गया अंधों में काना। मैंने संतोष लता जी से बात की, मैंने कहा आप हमारा प्ले डायरेक्ट करेंगी? वो भी किया, कुछ सीरियसली नहीं लगा मेरे को ज़्यादा। अरुण माथुर जी से बात की मैंने कहा आप हमारा नाटक डायरेक्ट करेंगे? तो एक दो नाटक उन्होंने किए भी, मौत क्यों रात भर नहीं आती वगैरह। उसके बाद उनके साथ सीखते सीखते मैंने खुद निर्देशन करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे समस्या ये रही, सबसे बड़ी समस्या, कि जिस दिन मैंने निर्देशन किया ना, उस दिन के बाद लोगों ने मुझे एक्टिंग का काम देना बंद कर दिया। वो कहते हैं आप तो काम दो हमें, आपको हम काम नहीं देंगे, आप तो डायरेक्ट करते हो। मैंने कहा नहीं, डायरेक्ट तो बीच में बन जाता हूँ अंधों में काना, लेकिन एक्टिंग तो करनी है ना मुझे, एक्टिंग तो है। लेकिन मजबूरी समझिए कि अब अपने आप ही डायरेक्ट करके अपने आप ही एक्ट करना पड़ता है। कहीं कहीं कोई बुला लेता है तो एक्ट भी कर लेते हैं। वैसे मेन तो हमारा इंटरेस्ट एक्टिंग में है। सर, एक्टिंग के इंटरेस्ट की बात हुई तो आपने फिल्मों में भी एक्टिंग की है जी। जैसे मैंने चार चक्के, जी सात चक्के, हाँ, और भी एक दो फिल्में। तो क्या डिफरेंस आपको लगा? मतलब दरअसल इसमें मीडिया में कैरेक्टर तो मुझे काफ़ी मिले, लेकिन ये थिएटर के चक्कर में मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। जैसे अभी फिल्म आई थी कोई, शादी तुम्हारी, बैंड हम बजाएंगे या कुछ इस टाइप से, उसमें मेरे को एक हीरो के चाचा का कैरेक्टर मिला, शुरू से आखिर तक था। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि 1 महीने तक आप हमारे छतरपुर इसमें रहेंगे, फार्म हाउस में। मैं क्या इतने दिन में थिएटर से अलग नहीं रह सकता भाई? क्यों नहीं, अच्छा कैरेक्टर है, ये कीजिए वगैरह, आपको डायरेक्टर ने सेलेक्ट किया है, ये है। मैंने कहा नहीं भाई, सॉरी, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने छोड़ दिया। जिन्होंने सेलेक्ट किया था वो नाराज़ भी हुए काफ़ी। मैंने कि मेरे को 1-2 दिन का काम दे दो ताकि मेरा थिएटर भी चलता रहे और ये भी चलता रहे। तो ऐसे ही मिस टनकपुर हाजिर हो, मेरे को एक भैंस के मालिक का कैरेक्टर मिला। मिस टनकपुर एक्चुअली में भैंस का ही नाम है। वो खो जाती है तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसका कोई नाम चाहिए होता है पुलिस स्टेशन में, तो उसको मिस टनकपुर रख दिया गया। तो वहाँ उन्होंने कहा आइए आपका मोदी नगर में शूट है। मैंने कि मोदी नगर शूट है, चाहे कहीं भी शूट है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन शाम को 6 बजे मेरे को यहाँ रिहर्सल पे पहुँचना है। वो कह रहे पहुँच जाएंगे, वो तो फिल्म का शूट है। मैंने कि फिर मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। उन्होंने मेरा 5 बजे तक वहाँ काम ख़त्म करके 6 बजे अपनी गाड़ी से रिहर्सल पे पहुँचा दिया। ऐसे ही 7 चक्के की मैंने आपका, ये नावल्टी के पीछे एक दुकान थी, वहाँ लाला बना दिया और 1 दिन का काम था, मैं करे आया। तो बस ऐसे ही ये छोटा मोटा चलता रहता है। बड़ा काम जब तक रंगमंच से जुड़े मैं नहीं कर पाऊंगा, आगे भी नहीं कर पाऊंगा। पहला प्यार रंगमंच। जी। आपने कहा कि आपका रुझान हमेशा अभिनय की तरफ रहा जी। है, तो कई बार ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं या इस तरह के कैरेक्टर्स आ जाते हैं जिसमें ऐसी भाषा का प्रयोग होता है या कोई ऐसी चीज जो आप नापसंद करते हैं अपनी निजी जिंदगी में, शायद आप करना पसंद ना करें, तो आप कैसे इससे डील करते हैं? दरअसल रंगमंच की जहां तक बात करें तो वह मैं उसे अपने चैलेंज के रूप में स्वीकार करता हूं। असगर वजाहत जी का नाटक था समीधा, उसमें बहुत ही एक मजे हुए सेठ की भूमिका, एक बिजनेसमैन की भूमिका थी। तो मैंने ऐसा अभिनय कभी नहीं किया था, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। महाप्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी एक बहन के बारे में सोच रहे हैं? आपकी करोड़ों बहनें आपका इंतजार कर रही। इस टाइप से कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा था मेरे को। और अपनी सुविधा के हिसाब से मैं कहूँ तो मैंने अभी आफत में जान, क्या कहूँ, मैंने तो पहले इसके 50-60 शो किए। फिर हमारे ग्रुप के सदस्य हैं डॉक्टर अभिषेक दुबे, उन्होंने उसकी वीडियो बनाई और उसके बाद लिखा। ऐसे ही आजकल नाटक कर रहा हूँ मैं, बापू और बल्लू। तो बहुत सारे नाटक हैं ना जो मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, तो वो स्क्रिप्ट बाद में बनती है। पहले हम एक्टर को देख के नाटक बना लेते हैं, उसके 30-40 शो होते हैं, उसके बाद वो करते हैं। तो
ऐसा रंगमंच में तो मेरे साथ हुआ नहीं, और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल संवाद है तो मैं निर्देशक से कह के वो कटवा देता हूँ। लेकिन फिल्मों में ऐसा बहुत हो जाता है, इसलिए मैं फिल्मों से ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ। फिल्मों में आजकल पता नहीं क्या गालियाँ वगैरह देना शुरू कर देते हैं, वेब सीरीज वगैरह जब से आई बहुत, तो उनसे मैं बहुत दूर रखता हूँ। आजकल क्या नाटक चल रहा है सर? कौन सा नाटक आने वाला है नया? आजकल मेरा 16 तारीख को नाटक है बापू और बल्लू, खुद का इम्प्रोवाइज किया नाटक है, लगभग 1.25 घंटे का बना है। इसमें जैसा मेरा इंटरेस्ट होता है थोड़ा कॉमिकली, और गांधी जी साथ में है, तो आप सोचते होंगे कैसे कॉमिकली। एक्चुअल में गांधी जी का स्टैचू है, जहाँ एक स्टूडेंट आके बात करता है बल्लू कि बापू मेरे साथ ये परेशानी होगी, ये परेशानी होगी, और जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में गांधी जी बात करते, वो उनसे बात करते। और 2 अक्टूबर आता है तो नेताजी आते हैं एक दिन के लिए उनका सम्मान करने, माला पहनाने, शॉल पहनाने। रात को कोई बेचारा अंधेरे में अखबार पढ़ रहा होता है, उससे अखबार पढ़ा नहीं जा रहा था, तो गांधी जी को दया आती है, वो अपना चश्मा उसे उतार के दे देते हैं। ऐसी एक गरीब आदमी बेचारा ठंड में सिकुड़ रहा होता है, तो वो शॉल उतार कर दे देते हैं। उसके बाद नेताओं को बहाना मिल जाता है, वो कहता है हमारे गांधी जी का अपमान कर दिया, हमारे ये इस टाइप से दंगे फैला देते हैं, लड़ाई हो जाती है। तो एक्चुअल में तो गांधी जी ने खुद दिया होता है वो, लेकिन नेता अपनी रोटियां सेकने के लिए आपस में पब्लिक को लड़वाते हैं। यही हम इस नाटक में दिखा रहे हैं। और बाद में गांधी जी को गुस्सा आता है कि मैं तो खुश था कि मैं मरने के बाद भी मेरा स्टैचू किसी के काम आ सका, लेकिन आप लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। इन्होंने मेरा अपमान नहीं किया, आप लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, जो आपस में हिंसा फैला रहे हैं। तो गांधी जी को नए जमाने में आप लेकर आए? जी जी, गांधी जी का स्टैचू है, 2 अक्टूबर के दिन नेता सम्मान करने आते हैं, तो वो नाटक है। और उसके बाद हमारा 23 सितंबर से आरंभ है वार्षिक नाट्य उत्सव पंचानन पाठक स्मृति सप्तांत हास्य नाट्य समारोह, जो पिछले 20-21 सालों से सभी रंगकर्मियों के सहयोग से होता चला जा रहा है। बस हो जाता है, हमें तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि इसमें 20 ग्रुप कंटिन्यू हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसमें आपस में कंट्रीब्यूट करके कर रहे हैं। आप इसमें, अब मैं आपको बता दूं, 15 हजार रुपये 20 टीमों ने मिलाए, 3 लाख हमने एलटीजी को दे दिए। उसके बाद जो काउंटर से पैसे आएंगे, बाकी 3 लाख उससे दे दिया जाएगा। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं ऑडिटोरियम महंगे हैं, हमारे टिकट से पैसे नहीं निकल पाएंगे। तो मेरा ये फेस्टिवल करने का उद्देश्य ये भी है कि हम आगे बढ़ के नाटक करें, और अच्छा नाटक होगा तो टिकट भी सेल होगी, ऑडिटोरियम का रेंट भी निकलेगा। तो ये इसका ख्याल आपको कैसे आया, ये जो गुरुजी की स्मृति में नाट्य समारोह? एक्चुअल में गुरुजी का देहांत हो गया आपका 24 दिसंबर 2002 को। तो 2003 में हमने सोचा हम नाटक तो करते ही हैं, क्यों ना हम 8-10 संस्थाएं मिलके एक फेस्टिवल करें गुरुजी की याद में। तो उस समय अरविंद गौड़, श्याम कुमार, गजराज नागर, काफ़ी लोग थे, और आप लोग भी थे, राखी मानव जी भी, आप भी साथ थे उसमें हमारे। तो उसी में नाटक चल रहा था हमारा, और उसके बाद हर साल ये नाटक फेस्टिवल चलता आ रहा है, चलता रहा है। कोविड में भी नहीं रुका? कोविड में हमने नोएडा में किया, क्योंकि यहाँ तो परमिशन नहीं मिली। पहले एलटीजी में बैन हुआ, मना कर दिया, परमिशन नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ओपन एयर में कर सकते हैं। तो हमने प्यारेलाल भवन का ओपन एयर बुक किया, तो बाद में वहाँ से भी परमिशन नहीं मिली, तो हम नोएडा में गए और वहाँ फेस्टिवल किया। जी, एक आखिरी सवाल जी सर पूछना चाहूँगा। जी, आजकल का ज़माना आ गया है मोबाइल वाला। जी, मोबाइल का, सोशल मीडिया का, रील्स का, शॉर्ट्स का। जी जी। तो एक जो अभिनेता है या जो रंगकर्मी है, वो अपनी क्राफ्ट पे काम कैसे करे, मतलब कैसे ध्यान लगाए वो? क्योंकि आधा समय तो मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल उसका मोबाइल में ही चला जाता है।
तो आपकी क्या राय है, क्योंकि आप ही बता पाएंगे। नहीं, इसमें देखो, सीखने की मैंने कहा ना, ये तो कोई उम्र नहीं है। मोबाइल है, अपने मोबाइल की जगह है। जैसे अब मैं बताऊं आपको, जब लॉकडाउन चला था कोरोना के टाइम, तो ऑनलाइन नाटक के शो भी हो रहे थे, रिहर्सल भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन जो मज़ा लाइव रिहर्सल में है ना, वो कहीं नहीं है। आप ऑनलाइन नाटक देखेंगे तो ऑनलाइन फिल्म भी देख सकते हैं आप, करोड़ों के बजट की। हमारे नाटक का बजट तो कोशिश करते हैं हम 50-60 हज़ार में कर लें, 40-50 में कर लें। तो मैं तो यही चाहूँगा कि लाइव नाटक देखिए, बहुत अच्छा है। बाकी मोबाइल से जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं आप, कौन से स्क्रिप्ट चाहिए, कौन से वो कैसा करते हैं। और आजकल एक और चलन है कि यूट्यूब में लोग बाग नाटक देख लेते हैं कि ये नाटक उसने कैसा किया, उसकी कॉपी हूबहू स्टेज पे मार देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। आप अपना नज़रिया दीजिए नाटक को, अपने विचार से कैसा कर सकते हैं। तो इसलिए यूट्यूब सहारा लीजिए, लेकिन उनकी कॉपी करके मंच पर मत लाइए। जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इतने दूर से आए, हम थोड़ा दूर हो जाते हैं, और आपने अपने इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें याद किया। बस मिलजुल के ये टीम वर्क होता है, और अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बस मिलजुल के हम थिएटर को आगे चला रहे हैं। थैंक यू सर। शुक्रिया, धन्यवाद।